जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने जब वर्ष 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा था तो उद्देश्य क्लियर था कि भारत एक अभेद्य रक्षा कवच देना चाहता था अपनी आर्म फोर्सेस को, जो कि पेनिट्रेट करना काफ़ी मुश्किल हो। और ऐसे में 5 स्क्वाड्रन जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, इनको $5.3 बिलियन की लागत में खरीदा गया था। अब इसमें से 3 स्क्वाड्रन जो है भारत को मिल चुके हैं, जिन्हें नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया में डिप्लॉय किया गया है, जो कि चाइना और पाकिस्तान की सीमा पर नजरें बना के रखती है। और इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में एक थिएटर लेवल की एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था भारतीय वायुसेना की तरफ से। और अगर हम ANI की रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने 80% जो एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट पैकेज था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, और बाकी के जो एयरक्राफ्ट थे उनको जो मिशन अबॉर्ट है वो करने के लिए विवश कर दिया है, यानी उन्हें वापस लौटने के लिए विवश कर दिया गया था। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के राफेल, MiG-29 और सुखोई 30 MKI एनिमी फाइटर्स की भूमिका निभा रहे थे। और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, इसने सबको दंग कर दिया है, क्योंकि हम ये तो जानते थे कि S-400 काफ़ी कैपेबल है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा भारत के लिए ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि भले ही भारत को 3 स्क्वाड्रन मिल चुकी हो, लेकिन जो एडिशनल 2 स्क्वाड्रन है इसको लेकर के एक बुरी खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि रशिया ने भारत को इन्फॉर्म किया है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते प्रोडक्शन बुरी तरीके से प्रभावित है। 4th और 5th स्क्वाड्रन जो S-400 की हैं, ये क्रमशः मार्च 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 के बीच में डिलीवर की जाएंगी, यानी डिलीवरी जो है पोस्टपोन हुई है। और उसके पीछे की वजह हमने अभी बताई कि रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। हालांकि भारत ने रिक्वेस्ट किया है रशिया से कि चीज़ों को अतिशीघ्र फास्ट ट्रैक किया जाए, क्योंकि भारत को इन सिस्टम्स की काफ़ी ज़रूरत है। अब आपको जान के बेहद खुशी होगी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा भारतीय वायुसेना खुद का देसी S-400 सैम तैयार कर रही है, जिसको प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। और इसे हम LR सैम के नाम से जानेंगे, यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के नाम से जानेंगे, जो कि 350 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फिर स्टेल्थ फाइटर को अपना टारगेट बना सकता है। और इसके लिए बाकायदा जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसने मई 2022 में क्लियरेंस दे दी थी, और ये प्रोजेक्ट मिशन मोड में है। सितंबर 2023 में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी जो है वो 5 यूनिट के लिए ग्रांट की गई थी, जहां पर LR सैम को 21,700 करोड़ रुपए की लागत में बनाया जाना था। यानी कि जो 5 यूनिट हैं जिनकी लागत 21,700 करोड़ रुपए आने वाली है, इसको वहां पर परमिशन मिली थी। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये 2028 से 29 तक डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो जाएगा, और इससे भारतीय सेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। इसमें क्रमशः 3 मिसाइल देखने को मिलेंगी, M1, M2 और M3, जिनकी रेंज 150 से लेकर 350 किलोमीटर के बीच में होने वाली है। मैंने अलग अलग डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपसे कई बार कहा था कि डसाल्ट एविएशन भले जितने भी मनमानी करने की कोशिश करे, लेकिन वो भारत को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। भारत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय बन चुका है। और अब आप इस चीज़ को डसाल्ट एविएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, इनके बयान से ही समझ सकते हैं। डसाल्ट एविएशन के जो CEO या चेयरमैन हैं, उन्होंने मीडिया वक्तव्य के दौरान ये कंफर्म कर दिया है कि डसाल्ट एविएशन जो है वो इस समय सप्लाई चेन इशूज से काफ़ी परेशान है। और हमने आपको आज दोपहर की वीडियो में बताया था कि सप्लाई चेन इशू किसी 1-2 कंपनी के साथ नहीं है, बल्कि पूरा एविएशन सेक्टर यूरोप का प्रभावित हुआ है, क्योंकि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टाइटेनियम और निकल एलॉयज आते हैं, इनका बड़ा हिस्सा चाइना और रशिया से आता है। और क्योंकि उन पर प्रतिबंध लगे हैं, तो जाहिर सी बात है एयरबस ने जो चिंता जताई थी 2022 में, वो सही हो चुकी है। और इस समय जो यूरोप के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इससे प्रभावित हैं, और डसाल्ट एविएशन भी इससे अछूता नहीं है। और मामले की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि ना सिर्फ राफेल फाइटर्स, बल्कि जो फाल्कन बिजनेस जेट हैं, इनका प्रोडक्शन भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और उन्होंने एक मीडिया वक्तव्य के दौरान ये भी कहा है कि इस समय हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई खास डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। और जो एरोस्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय डसाल्ट एविएशन इस समस्या के निवारण के लिए भारत की तरफ देख रही है, और भारत में अपनी जो सप्लाई चेन है उसको इम्प्रूव करने और एक्सपैंड करने पर विचार कर रही है।
और उनके लिए इस समय भारत एक बहुत बड़ा यहाँ पर मार्केट बन चुका है, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के नाम पर वो भारत में अपनी जो सप्लाई चेन है इसको स्टैब्लिश करेंगे और आने वाले भविष्य में इंडिया के साथ साथ जो ग्लोबल नीड्स हैं वो भी पूरा करेंगे। आपको बता दें कि डसाल्ट एविएशन इस समय ना सिर्फ भारत में प्रोडक्शन लाइन को यहाँ पर कंसीडर कर रही है, बल्कि अगर नंबर्स अच्छे रहे तो डसाल्ट एविएशन इसको जो बिना सोचे अब बिना टाइम बर्बाद किए इसको अप्रूवल दे भी देगी। लेकिन दिक्कत वही है कि डसाल्ट एविएशन टीओटी को लेकर कंफर्टेबल नहीं है और इसमें भारत के साथ लगातार बातचीत चल रही है। अब नंबर्स की बात करें तो इस समय 223 के आसपास जो ऑर्डर बुक है वो पहुंच चुकी है और उसमें से 26 की संख्या में और एयरक्राफ्ट जो है वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय नौसेना भी इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले डील फाइनलाइज करेगी और संभावित है कि एमआरएफए के लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो भी इसी वर्ष के खत्म होने से पहले प्रदान कर दी जाएगी। तो ऐसे में भारत को देखना होगा कि डसाल्ट एविएशन को शीघ्र अतिशीघ्र कन्विंस करे और भारत में ही जो प्रोडक्शन लाइन है इसको खोलने पर जो सहमति है वो बन जाए। अगली बड़ी अपडेट आईएमआरएच को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट वेट हेलीकॉप्टर से बढ़ करके अब मीडियम और हैवी वेट हेलीकॉप्टर पर भी काम कर रही है और इसमें नए 12 से 13 टन क्लास के जो हेलीकॉप्टर हैं जिनको हम आईएमआरएच के नाम से जानेंगे, जो कि मी-17 को रिप्लेस करेंगे, इस पे काम शुरू किया गया है। और वहीं एचएएल के चेयरमैन सीबी अनंत कृष्णन सर ने यह रिवील कर दिया है कि जो इनिशियल डिस्कशन है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के साथ, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर की यूनिट होंगी वो 419 के आसपास होंगी, यानी 419 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर को यहाँ पर संभावित किया जा रहा है। कुल मिलाकर के इन 419 आईएमआरएच हेलीकॉप्टर में 66 हेलीकॉप्टर यानी 66 हेलीकॉप्टर डिग बेस्ड वेरिएंट होंगे, जिसको हम डिग बॉर्न मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी डीबीएमआरएच के नाम से जानेंगे। और ये भारतीय नौसेना के लिए स्पेशली कॉन्फ़िगर किया जाएंगे, जहां पर इनका ऑल ऑफ वेट भी थोड़ा हाई होगा और हाई कस्टमाइजेशन के साथ ये देखने को मिलेंगी, जो कि भारतीय नौसेना की मिशन रिक्वायरमेंट के आधार पर होंगे। उसके अलावा 353 आईएमआरएच यूनिट जो है ये भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए एलोकेट की जाएंगी और ये क्रमशः पुराने मी-17 सीरीज के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिप्लेस करने का काम करेंगी। और क्षेत्र में डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि जुलाई 8 2022 को एचएएल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया था सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन के साथ, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन इंजन के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल और सपोर्ट की बात की गई थी और इनका इस्तेमाल आईएमआरएच में किया जाना है। अब ये हेलीकॉप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके की फीचर्स की बात करें तो अगर हम इनके वेट क्लास की बात करें तो ये 12 से 13 टन क्लास के होने वाले हैं, जो कि अलग अलग रोल के इनको सूटेबल बना देंगे, जिसमें ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो लिफ्ट, सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन जो है वो इनसे एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, इन्हें कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जाएगा, जिसमें मॉडर्न एवियोनिक्स और दूसरी सिस्टम होंगे जो कि इनकी परफॉर्मेंस, सिचुएशनल अवेयरनेस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। ये मल्टी रोल कैपेबल होंगे, यानी इनसे हर प्रकार के मिशन को एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। मैरीटाइम ऑपरेशन से लेकर के हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो ऑपरेशंस हैं वो इनकी सहायता से पूरे किए जा सकेंगे। इनकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी को भी काफ़ी इन्हेंस किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा काफ़ी रिलायबल इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी इंप्रेसिव होगी और इस समय भारतीय सेना जो है, खासकर थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और लगातार एचएएल के संपर्क में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।